अच्छा, सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको कुछ टिप्स में जो है वो मैं बताता जाऊं कि अक्सर मैंने जो देखा है, मैंने जो लास्ट 3 अटेम्प्ट्स दिए हैं एसपीएससी के, तो मैंने देखा कि हमारे जो कुछ खास तौर पे जो बॉयज है ना, वो सिर्फ बाल पेन एक जेब में डालते हैं, बाल पेन जेब में डाल के जो है वो पॉकेट में एक बॉल पेन से जो है वो पेपर देने के लिए चले जाते हैं कि एक ही बॉल पेन से जो है वो सारे का सारा पेपर हल हो जाएगा। सब्जेक्टिव के तौर पे तो सब्जेक्टिव की हद पे तो चलता है, लेकिन उस दौरान भी आप लोगों को सजेस्ट यही किया जाता है कि एटलीस्ट आपके पास 2 पेन तो होने चाहिए। कि अगर के आपके पास कोई इन केस के एमसीक्यूज वाला कोई क्वेश्चन पेपर है जिसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज हैं, तो वहां पे तो चलो खैर आपने एक बॉल पॉइंट लिया और वो पॉकेट में डाल के चले गए। लेकिन कि अगर इन केस के कोई सब्जेक्टिव पेपर है आपके पास, सब्जेक्टिव पेपर देने जा रहे हैं, तो आप लोग उसमें जो है वो, मेरी सजेशन ये है कि आप बॉल पॉइंट पेन जो है वो यूज़ ना करें। इसके अलावा जो है आप जेल पेन यूज़ कर लें या पॉइंटर यूज़ कर लें या इंक वाला पेन यूज़ करें। प्रॉपर अपने पास एक स्टेशनरी का जो है वो पाउच बना के वो आप लेकर जाएं अपने साथ और वो यूज़ करें। इसके साथ ही आप जो भी सब्जेक्टिव पेपर देते हैं, सब्जेक्टिव पेपर के लिए हमेशा जो है वो आप हेडिंग के बगैर वो सब्जेक्टिव पेपर जो है वो इनअप्रोप्रिएट लगेगा, इनकम्प्लीट लगेगा। आपने जब भी कोई सब्जेक्टिव पेपर देना हो तो सब्जेक्टिव पेपर में जो है वो आप हमेशा कोई भी आंसर कर रहे हैं, किसी भी क्वेश्चन का आप आंसर कर रहे हैं, तो उसको प्लीज माइक जो है वो अपने म्यूट कर दें। माइक म्यूट कर दें अपने। जी। तो आप मार्कर यूज करें उसके लिए, हेडिंग्स के लिए कोई भी क्वेश्चन का आप आंसर करने से पहले उससे सबसे पहले आप हेडिंग दें, हेडिंग देने के बाद जो है फिर वो आप आगे जाएं और फिर उसको आंसर करें। ठीक है। इसके अलावा जो है नेक्स्ट मैं आपको ये कहूंगा कि बजाय इसके कि सारा का सारा जो है वो एकदम से कंटेंट रिव्यू करने के, आप पास पेपर्स लें, पास पेपर्स लेकर वहां से जो है वो आप डिस्कस करें, बैठें उसको सर्च करें, पास पेपर्स को देखें। इसके साथ ही जो आपके पास आंसर शीट होती है, कुछ लोग होते हैं वो एक तो टाइम रिटर्न में बहुत कम होता। अच्छा, उसके बाद आ, हम यूं करते हैं कि पहले जो इजी क्वेश्चन होते हैं वो आप पहले अटेम्प्ट करें। सही है। कि फॉर एग्जांपल कि आपको लग रहा है कि मैं ये क्वेश्चंस जो है वो लिख सकता हूँ। ठीक है, तो वो क्वेश्चन जो आपको इजी लग रहे हैं, आपको समझ में आ रहे हैं, वो क्वेश्चन आप पहले अटेम्प्ट करें, बजाय इसके कि अपना जो है वो टाइम जाया करें और बाद में जो आपको क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी ना आप लिख सकें और टाइम जो है वो वेस्ट हो जाए। पहले आप वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें जो कि आपके लिए इजी हैं, जो आपको समझ में आ रहे हैं, कि आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन मैं लिख लूंगा, ये अटेम्प्ट मैं कर सकता हूँ। तो वो क्वेश्चन जो है आपने पहले अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद जो है कोई लेंथी क्वेश्चन है या फिर कोई ऐसे क्वेश्चन है जो कि हार्ड क्वेश्चन है, वो आपको समझ में नहीं आ रहे, उस पे आप बाद में जाएंगे। ठीक है। कि अच्छा, उसके अलावा आपने ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है तो भी आपकी अपनी चॉइस है कि आप उसको पहले अटेम्प्ट करते हैं या बाद में उसके लिए टाइम रखते हैं, कि वो लेंथी आपने एक ऐसे लिखना है 3-4 पेजेस का, तो उसमें जो है वो आप क्या करते हैं फिर। ठीक है। आप पहले लिख लें या फिर जो है उसको लास्ट में रहने दें, कि मैं सारे क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर लूं, और अटेम्प्ट करने के बाद आपको पता है कि एक जो है उसमें लाजमी सी बात है कि एक जो है वो आपको ऐसे लाजमी अटेम्प्ट करना होगा। आप उसको एक क्वेश्चन को जो है वो साइड में रख दें, या तो उसे पहले अटेम्प्ट करें या लास्ट में जाके अटेम्प्ट करें। ये आपकी चॉइस पे है कि आप किस तरह से जाते हो। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट थिंग है कि अच्छा, बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि सिर्फ कॉपी भरने का जो है उनका टारगेट होता है कि सिर्फ और सिर्फ जो है किसी तरीके से जो है ना आंसर शीट को फिल कर दें। ये नहीं पता कि मैं क्या लिख रहा हूँ क्या नहीं। लेकिन यहाँ पे जो है आपको कंसाइज और क्लियर लिखने की जरूरत है, कि आप ब्रीफ लिखें चाहे शॉर्ट लिखें, लेकिन आपका वो जो आंसर है वो कंसाइज और एक्यूरेट होना चाहिए, ऑथेंटिक जो है वो आपका आंसर होना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो कैंडिडेट्स जो हैं वो परेशान होते हैं कि मेरी तो हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, मैं किस तरह से अटेम्प्ट करूंगा। हैंड राइटिंग डजेंट मैटर, लेकिन जो क्लियरेंस है वर्ड्स की, अल्फाबेट्स की, वो क्लियरेंस जो है वो मैटर करती है, कि पढ़ने वाले को देख के लिखे कि लगे कि साफ लिखा हुआ है। आपके वर्ड्स जिस तरह के भी हैं, अल्फाबेट्स जिस तरह से भी आप लिख रहे हैं, लेकिन क्लियर होने चाहिए, कि सामने वाले को देखने से जो है फर्स्ट साइट में जो है उसको एक ये मैसेज मिल जाए कि मुझे जो है वो वर्ड्स पढ़ने में आ रहे हैं, उसके इतना क्लियर हो। ठीक है।
अच्छा, उसके बाद जो है कंपाइल द पेपर बाय पुटिंग पीटीयूज एंड कंटिन्यूज। अच्छा, अब जब हम पेपर को जो है वो कंक्लूड कर रहे होते हैं तो फिर हम जो है, या तो कोई ऐसा पेपर है जैसे कि हमने अभी एक पेज खत्म हुआ है ना, तो उसे टर्न करना है, मोड़ के अगले पेज पे जाना है। तो फिर लास्ट में जो है नीचे ये यहाँ पे जो कॉर्नर होता है, कॉर्नर में जाके जो है वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस जगह पे हम क्या कर देंगे, इस जगह पे मैं लिख दूंगा पीटीओ, प्लीज टर्न ओवर। ठीक है, एक इससे एक अच्छा इम्पैक्ट जाता है कि जो रीडर होता है, जो एग्जामिनर होता है, तो उस पे जो है वो एक अच्छा इम्पैक्ट जाएगा कि उसने जो है कंपाइल जो है वो कनेक्ट अच्छी तरह से किया हुआ है अपना पेपर। ठीक है। या फिर जो है अगर सेम पेज पे है आपका वही क्वेश्चन या वही आंसर जो आप लिख रहे थे, वो कंटिन्यू जा रहा है दूसरे पेज पे, आमने सामने में इसके एक ही जगह पे दोनों पेज हैं, एक इस तरफ है दूसरा इस तरफ है, तो फिर नीचे जो है आप कारण में जाके यहाँ पे लिख देंगे कंटिन्यू। ये चीजें होती हैं जो आपके पेपर को जो है वो कंपाइल कर रही होती हैं, पेपर को कनेक्ट कर रही होती हैं, और जो है एग्जामिनर को एक अच्छा इम्पैक्ट जा रहा होता है कि आपने एक अच्छा पेपर लिखा हुआ है। ठीक है। और इसके साथ ही या तो आप जो है वो मार्जिनलाइज करते हैं, अभी मार्जिनलाइज करने के लिए जो है पूरा वो स्केल और पेन या पेंसिल उठा के जो है वो आपको बच्चों की तरह वो लकीरें खींचने की जरूरत नहीं है, मार्जिन लगाने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट यूं करें कि वो जो टर्न्स होते हैं, आप दोनों तरफ से अपने कॉपी को जो है वो मोड़ लें, फोल्ड कर लें दोनों को। ठीक है, तो दोनों तरफ से जो है वो पूरी कॉपी में, पूरी आंसर शीट में जो है वो एक साथ जो है वो आपकी मार्जिनलाइज हो जाएगी। आपको बार बार जो है उसमें पेज मोड़ने की जरूरत नहीं है, पेज या फिर जो है स्केल के साथ आपको मार्जिन लगाने की उसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो आप इस तरह से करेंगे कि आप जो है वो जैसे ही आपको आंसर शीट मिलेगी, आपने डेटा वगैरह फिल किया, उसमें फिल करने के साथ ही जो है आपने उसके साथ क्या किया कि वो जो दोनों उसके साइड्स थे, दोनों साइड से जो है उसको फोल्ड कर लिया अपोजिट साइड पे। दोनों साइड से जो है, अभी मेरे पास अगर मैं दिखा सकता तो मैं आपको दिखा देता कि किस तरह से जो है वो कॉपी जो है आपने फोल्ड करनी है। ठीक है, एक पेज दीजिएगा मुझे। आपने ये पेज लिया, इस तरह से आंसर शीट ली। ठीक है, इसको इस तरफ इस तरह से मोड़ दिया, पूरी आंसर शीट को एक ही साथ इस तरह से मोड़ दिया आपने, इससे आपका टाइम बचेगा। ठीक है, इसको इस तरफ से मोड़ दिया और इस साइड को जो है इस तरह से आपने टर्न किया, और इसको जो है अपोजिट साइड पे इस तरह से आपने फोल्ड कर दिया। आपकी पूरी आंसर शीट जो है इस तरह से क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी आंसर शीट जो है इस तरह से मार्जिनलाइज हो जाएगी। आपको बार बार अभी इसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट थिंग ये है कि अच्छा, इसके साथ ही अक्सर औकात ये होता है कि इनिशियल क्वेश्चंस जो है वो बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो इनिशियली आपने पहले दो तीन क्वेश्चन पढ़े, आपको आपने देखा तो आपकी जो है वो वहीं पे जो है वो आपको तारे नजर आना शुरू हो गए, आप परेशान हो गए, वहीं पे जो है वो आपके हाथ पांव फूलने शुरू हो गए कि अब क्या होगा, ये तो ये भी नहीं आ रहा, पहला भी नहीं आ रहा, दूसरा भी नहीं आ रहा, तीसरा भी नहीं आ रहा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जो है अपने आप को रिलैक्स रखें और रिलैक्स रहें। इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है कि अगर आपको पहले तीन चार क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो आप जस्ट आपने करना क्या है, अगर आपके एमसीक्यूज जो है वो अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप एंड में चले जाएं। ठीक है, बिल्कुल एंड में जाके जहां से लास्ट में जो है वो पेपर स्टार्ट हो रहा है, वहीं से जाके आपने वहां से जो है उल्टा आपने पेपर स्टार्ट करना है। ठीक है, एंड से जो है वो स्टार्ट की तरफ जाना है, ताकि हो सकता है कि पॉसिबली वहां पे जो एंड वाले क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े से इजी होते हैं। ठीक है, अगर कि आपको लगे कि इनिशियली क्वेश्चन जो है वो बहुत सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आपको समझ में नहीं आ रहे, आप वहां पे टाइम वेस्ट करने के बजाय आप अपनी कॉपी को जो है वो फौरन वहां लेकर चले जाएं जहां पे जो है एंड से आप उल्टा जो है वो स्टार्ट कर दें और अपना टाइम जो है वो सेव करें। इनिशियली एक तो इससे टाइम सेव होगा, और दूसरा जो है वो आप पे प्रेशर कम रहेगा कि एकदम से आपने जो पहले पांच छह क्वेश्चन देखे, पहला भी नहीं आ रहा, दूसरा भी नहीं आ रहा, तीसरा भी नहीं आ रहा, चौथा भी नहीं आ रहा, पांचवा भी नहीं आ रहा, छठा भी नहीं आ रहा, एकदम से आप जो है वो प्रेशराइज हो जाएंगे। आपको जो है वो उस वक्त समझ नहीं आएगा कि अगले जो क्वेश्चन अभी आपको आ भी रहे होंगे वो भी आप प्रेशर में गलत कर देंगे। ठीक है, आपने ऐसा नहीं करना है कि अगर आपको पहले वाले क्वेश्चन समझ में ना आए तो आपने करना क्या है कि आपने लास्ट में चले जाना है। ठीक है, तो उल्टे से जो है वो आपने स्टार्ट कर देना है कि एंड से आप स्टार्टिंग की तरफ आ जाएं, ताकि जो है इजी वाले क्वेश्चन हैं वो आप रिलैक्स होके वो कर लें, और जो डिफिकल्ट क्वेश्चन हैं वो आप उसको जो है बाद में अटेम्प्ट कर लें।
ठीक है। अच्छा, फिर जो भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, राइटिंग वाला क्वेश्चन जो भी है, आप उसमें लाजमी पहले हेडिंग देंगे। और हेडिंग जो है वो आपने कोई बाल पॉइंट लेके या मार्क जो है ना वो पॉइंटर या क्या कहते हैं, आप जिस पेन से राइट अप कर रहे हैं उसी पेन से आपने हेडिंग नहीं देनी है। आप प्रॉपर उसके लिए ब्लू या ब्लैक मार्कर यूज करें, उससे प्रॉपर हेडिंग दें। प्रॉपर हेडिंग दे के फिर आप जो है उसका पूरा आंसर लिखें। ठीक है। अच्छा, फिर अगर ऐसे की बात करूं तो ऐसे में जो है अक्सर जो है स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि पूरा ऐसे जो है एक ही पेज पे जो है वो एक ही पैराग्राफ में पूरा ऐसे खत्म हो जाता है। आप बीपीएस 17 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बीपीएस 17 का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं आप अगर आप इस तरह का ऐसे लिखेंगे जो एक ही पेज पे या एक ही पैराग्राफ में पूरा ऐसे खत्म हो जाएगा, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, तो वो रीडर को जो है वो अट्रैक्ट नहीं करेगा, वो एग्जामिनर को बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं करेगा इस तरह का ऐसे। ठीक है, तो अगर कोई आप ऐसे जो है वो राइट अप कर रहे हैं, तो उस ऐसे में जो है आपने उसको डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक करना है, डिफरेंट आइडियोलॉजीज को कंबाइन करना है, और उसमें जो है डिफरेंट जो आप पैराग्राफ्स बनाएंगे, एटलीस्ट आपका जो है वो ऐसे जो है वो 3 से 4 पैराग्राफ एटलीस्ट होने चाहिए आपके ऐसे में। ठीक है, इससे ज्यादा भी होते तो कोई इशू नहीं है, लेकिन एटलीस्ट 3 से 4 पैराग्राफ जो है वो आपके ऐसे में हो। और हर पैराग्राफ पे आपने वो जो भी आप आइडियोलॉजी जो है वो अपने आइडियाज को कनेक्ट कर रहे हैं, वो जो न्यू आइडिया आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो वहां से आपने उसकी लाजमी हेडिंग भी देनी है। ठीक है, जिस तरह से लास्ट जो है वो नर्सिंग इंस्ट्रक्टर या क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर वाले में जो एसेस जो हैं वो दिए गए थे, जैसे कि रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। ठीक है, तो आपने जो है वो टेक्नोलॉजी को डिफाइन कर दिया, टेक्नोलॉजी पे पूरा जो है वो आपने लिख दिया नोट। ठीक है, फिर एजुकेशन में जो है वो उसकी क्या वैल्यूज हैं, पाकिस्तान में कितना यूजफुल है। ठीक है, तो वो आपने अलग से एक हेडिंग दे दी। फिर उसके बाद जो है वो लिखना शुरू किया कि आपने पाकिस्तान में कितना यूजफुल है। ठीक है, फिर आपने जो है उसमें उस वक्त जो है कोविड चल रहा था, तो कोविड के दिनों में जो है जब मैंने अटेम्प्ट किया था, तो उसमें जो है मेन रोल टेक्नोलॉजी का जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में था। कोविड को जो है किस तरह से उसने ओवरकम किया, टेक्नोलॉजी में जो है टेक्नोलॉजी ने किस तरह से हमें हेल्प की, कि हमने जो है वो मैंने डिफरेंट एक हेडिंग दे के कि रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन कोविड 19। ठीक है, तो कोविड 19 में जो है वो टेक्नोलॉजी ने जो है अपना रोल किस तरह से परफॉर्म किया, उससे जो है कितना हमें जो है वो बेनिफिट्स मिले। ठीक है, तो वो आपने एक अलग से हेडिंग डाली, वो उसको पूरा आइडियाज को जो है वो आपने कंबाइन किया। इसके साथ ही जो है आप क्या करते हैं, जब आपने इस तरह से हेडिंग दे दी और लास्ट में जो है आप चले गए, जो भी आपका जो टॉपिक था ऐसे का, आपने उसके एडवांटेजेस लिखे, डिसएडवांटेजेस लिखे, फिर लास्ट में जाके आप अपना ओपिनियन देते हैं कि मेरे ओपिनियन में जो है वो क्या होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो ऐसे होगा वो अट्रैक्टिव दिखेगा। ठीक है, तो आप जब डिफरेंट पैराग्राफ्स में लिखेंगे, डिफरेंट आइडियाज को कंबाइन करेंगे, हेडिंग्स देके जो है वो डिफरेंट आइडियाज कनेक्ट करेंगे, तो इट विल गुड लुक। अच्छा, फिर कुछ एमसीक्यूज होते हैं। अच्छा, कुछ एमसीक्यूज इस तरह के होते हैं जिस तरह से मीन्स के जो आंसर आपको जो है वो मालूम ही नहीं होता। ठीक है, कोई इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आ गया जिसका आंसर आपको मालूम नहीं है, आंसर आपको मालूम नहीं है, तो वो कुछ तो जो है वो अच्छे से पढ़ के जाते हैं, या कुछ ज्यादा टैलेंटेड होते हैं, कुछ कम होता है। ठीक है, तो होता क्या है कि जब आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप डायरेक्टली जो है उसमें तुक्का मारते हैं। ठीक है, जब आप तुक्का लगाते हैं उसमें, तो आप डायरेक्टली, आपको तुक्का लगाने का भी जो है वो आपको पता नहीं होता कि मैंने तुक्का लगाना है, तो तुक्का भी जो है वो मैंने कैसे लगाना है। ठीक है, जब ऐसी कंडीशन में आपका क्वेश्चन जो है वो कोई डिफिकल्ट हो, इस तरह का कोई क्वेश्चन हो जो कि आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको आंसर ना आता हो उसका, तो आपने करना क्या है कि ऐसा क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल कि जैसे कि मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन दे के आपको एग्जांपल दिए कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ हैंड हाइजीन इज डैश। ठीक है, आपको फॉर एग्जांपल कि आपको आंसर नहीं पता। ठीक है, आपने करना क्या है, अब इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, जो इररेलेवेंट ऑप्शन होंगे सबसे पहले, जो आपको लगे कि ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, ठीक है, तो उसको आपने डिलीट करना है। ठीक है, उसको स्किप करते जाएं। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ा और मैंने ऑप्शन पहला देखा, टाइम। ठीक है, और मुझे लगा कि टाइम जो है वो हैंड वॉशिंग में किस तरह से ज्यादा इम्पेक्ट कर सकता है, मुझे नहीं लग रहा कि ये आंसर होगा। अच्छा, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन का जो है वो हैंड हाइजीन से क्या ताल्लुक है, फ्रिक्शन।
फ्रिक्शन मीन्स के आप जितना ज्यादा वो फ्रिक्शन करेंगे या जितना ज्यादा रब करेंगे तो उतना ज्यादा जो है वो अच्छे से जो है वो हैंड हाइजीन होगा। ठीक है। या टाइम जो है वो 2-3 मिनट तक, आप 4 मिनट तक आप धोते रहेंगे तो जो है वो ज्यादा इम्पेक्ट होगा। या टाइप ऑफ सोप। ठीक है। तो इस तरह से मैंने जो है ऑप्शंस देखे, तो मैंने ऑप्शन जो है मैंने कहा टाइम तो हो नहीं सकता भाई, सरफेस टेंशन भी मुझे नहीं लग रहा कि ये होगा। ठीक है। फ्रिक्शन भी जो है वो इसका आंसर नहीं हो सकता। अगर मैं टाइप ऑफ सोप को देखूं तो मेरे जहन में ये आइडिया आता है कि अगर के टाइप ऑफ सोप जो है वो इफेक्टिव होगा, कोई एंटीसेप्टिक या एंटीबैक्टीरियल सोप फॉर एग्जांपल के, जिस तरह से हम डेटोल या जो है सेफ गार्ड वगैरह इस तरह के जो है वो लाइफ बॉय एंटीबैक्टीरियल सोप्स यूज करते हैं। तो टाइप ऑफ सोप जो है वो इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि टाइप ऑफ सोप जो है वो हम किस तरह का यूज कर रहे हैं हैंड वॉशिंग के लिए या हैंड हाइजीन के लिए। ठीक है। तो वो आप आंसर्स को जो है वो इस तरह से स्पेसिफाई करते हैं, ऑप्शंस को जो है वो डिलीट करते हैं, ताकि अब मिनिमम जो है वो इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल कि आपने दो ऑप्शन भी यहां से डिलीट कर लिए, तो अब इन दोनों में से अगर आप कोई तुक्का भी लगा दें तो आपके 50% चांस होंगे कि ये तुक्का जो है वो सही लगेगा। फॉर एग्जाम्पल कि आपने आंखें बंद करके बस यहीं पे कोई कोई ना जो है वो कोई कोई सा भी ऑप्शन जो है वो आपने सिलेक्ट करके उस पर तुक्का लगा दिया। ठीक है। तो उस पे तुक्का लगाएंगे तो फिर तो वो आंसर तो गलत ही होगा ना आपका। ठीक है। उसकी प्रोबेबिलिटी निकलेगी सिर्फ 25%। सिर्फ 25% चांसेस हैं कि वो आपका तुक्का जो है वो सही लगे। अगर कि आपने दो ऑप्शन भी डिलीट कर लिए तो 50% चांसेस है कि अब आपका तुक्का जो है वो एक्यूरेट जगह पे लग सकता है। ठीक है। अच्छा, ये तो थी कुछ जनरल टिप्स एंड ट्रिप्स जो है वो मैंने डिस्कस की आपके साथ। अब कुछ कंटेंट रिव्यू की बात करूं तो अच्छा, अब अगर आप सीनियर नर्स के लिए जो है वो एग्जाम दे रहे हैं BPS 17 का, तो सीनियर नर्स की जो है वो आपको सबसे पहले तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल कि जैसे लास्ट टाइम क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर का एग्जाम था, तो क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर में भी जो है वो एक क्वेश्चन था कि रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर। ठीक है। तो आप जिस पोस्ट के लिए आप एग्जाम दे रहे हैं तो उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो क्या होंगी। ठीक है। तो उसमें जो है वो दोनों तरह की, फॉर एग्जांपल के हेड नर्स या सीनियर नर्स की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो हॉस्पिटल में क्या होंगी। ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल के जैसे कि लास्ट एग्जाम में भी ये पूछा हुआ था कि अगर कि कोई आपके पास आप क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर हैं, आपके पास स्टूडेंट्स आ रहे हैं और जो ऑब्जेक्टिव थे और जो लर्निंग स्किल्स थे वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं, स्टूडेंट्स फेल टू गेट देयर ऑब्जेक्टिव्स, क्लिनिकल ऑब्जेक्टिव्स या क्लिनिकल एक्सपर्टीज, क्लिनिकल स्किल्स, तो आप एक रिपोर्ट राइट करेंगे टू द प्रिंसिपल। ठीक है। तो वो आपने रिपोर्ट किस तरह से जो है वो अपने प्रिंसिपल को जो है वो रिपोर्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे अगर हम सीनियर नर्स का एग्जाम दे रहे हैं या कोई आप हेड नर्स के चार्ज पे हैं या हेड नर्स की पोजीशन पे हैं, तो आपके वार्ड में जो है कोई इंसिडेंट रिपोर्ट होता है। तो आपने कोई इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ तो आपने उस इंसिडेंट को जो है वो किस तरह से रिपोर्ट करना है फर्दर हायर अथॉरिटीज के पास, अपने नर्सिंग डायरेक्टर के पास या फिर जो है मेडिकल सुपरिटेंडेंट के पास, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के पास, जो है आपने जो है वो इंसिडेंट जो है वो किस तरह से रिपोर्ट करना है। इस तरह से कोई रिपोर्ट आपसे पूछ सकते हैं कि आप एज ए हेड नर्स जो है वो इंसिडेंट आप जो है वो किस तरह से रिपोर्ट करेंगे अपने फर्दर हायर अथॉरिटीज को। ठीक है। तो ये चीजें देख लीजिएगा। फिर कुछ नर्स थ्योरिस्ट हैं, उनके नेम्स आपको याद हों, उनकी क्या थ्योरीज थी वो आप देख लीजिएगा। और कुछ जनरल जो है वो एनाटमी एंड फिजियोलॉजी जो है वो आप देख लेंगे तो वो ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए कि रिव्यू करना है आपने सिर्फ एनाटमी एंड फिजियोलॉजी। जैसे कि एनाटमी ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ CNS है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, स्पेशल सेंसेस है जिसमें ईयर, आई, नोज, ये सारी चीजें आ जाती हैं। और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट है। ठीक है। या फिर जो है वो लिम्फेटिक सिस्टम है। तो ये सारी एनाटमी एंड फिजियोलॉजी जो है वो आपने क्विक रिव्यू करना है। क्विक रिव्यू करने के लिए आप अभी आपके पास जैसे टाइम कम है तो आप पूरे के पूरे जो है वो बुक्स उठा के पढ़ने तो नहीं बैठ जाएंगे, बुक्स उठाएंगे तो उसमें जो है अच्छा खासा टाइम लगेगा। देखें, रिव्यू करने के लिए जो है ना वो आपको जो है जरूरत ये होती है कि आपने रिव्यू करना है। अभी बैठ के पढ़ना नहीं है, सीखना नहीं है, रिव्यू करना है। रिव्यू वो चीज होती है जो आपने पहले से जो है वो पढ़ा हुआ होता है, पहले से आपने व्यू किया हुआ है, सिर्फ अब आपने उसको आंखों के आगे से गुजारना है, रिव्यू करना है। अरे एक डिप ठीक है। गव्हाने तो सफा आपने जब बदल रिव्यू करना है तो रिव्यू करते हुए आप क्या करें, आप अपना टाइम सेव करें।
ठीक है। आप मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूंगा कि आप YouTube पे जाएं, जैसे कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है, आप क्विक वीडियोस देखें वहां पे। ठीक है, आप क्विक वीडियोस देखेंगे वहां पे, जैसे कि एनिमेटेड वीडियोस जो हैं वो 4 या 5 मिनट में जो है पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो है उसकी रिवाइज करवा देगा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्विक रिव्यू करते जाएं, और पूरा जो है जो भी ये सिस्टम वाइज है, CNS है, ठीक है, CNS के साथ साथ जो है स्पेशल सेंसेस है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम है, आप क्विक रिव्यूज करने के लिए जो है आप शॉर्ट वीडियोस देखें, यूट्यूब पे एनिमेटेड वीडियोस देखें। 5 से 10 मिनट की वीडियो होगी, लेकिन उसमें सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो है वो आपके रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, उसके लिए घंटों बैठ के आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप स्मार्ट वर्क करें। आप जो है डायरेक्टली जाएं, यूट्यूब पे जाएं, आप एनिमेटेड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की जो भी आपने सिस्टम वाइज जो आप लर्न करना चाह रहे हैं उसको जो है वहां पे जाके आप सर्च करें, सर्च करके जो है आप उसको देखें, कि जैसे ही आप 5-10 मिनट के वीडियोस देखेंगे उसमें सारे कॉन्सेप्ट जो है वो आपके रिवाइज हो जाएंगे। अगर कि आपने ड्यूरिंग ग्रेजुएशन जो है कुछ पढ़ा हुआ है, ठीक है, अगर कि नर्सिंग के टाइम में कुछ पढ़ा हुआ है तो वो आप चीजें जो है वो जल्दी से रिवाइज हो जाएंगी, समझ में आ जाएंगी। ठीक है, जैसे ही वो आप पिक्टोरियल व्यूज देखेंगे आपको जो है वो सारे के सारे जो है वो रिवाइज हो जाएंगे। अगर उस वक्त कुछ नहीं पढ़ा है तो फिर वीडियोस देख के आपके लिए भी अंदाजा करना ये मुश्किल होगा कि आप जो है वो किस तरह से उसको कंटिन्यू करते हैं, या फिर जो है किस तरह से उस इतना सारा नॉलेज जो है एकदम से आप रिटेन कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके साथ ही सीनियर नर्स की पोस्ट के लिए जो है वो आप लीडरशिप स्टाइल्स देख लें कि कौन कौन से लीडरशिप स्टाइल्स हैं, उसको जो है वो डिस्कस कर लें। ठीक है। अच्छा, मायोकार्डियल इन्फेक्शन इन्फाक्शन एंड इट्स मैनेजमेंट जो है वो अब देखें, असाइटिस है, लिवर सिरोसिस है, लिवर एब्सिस है, ये सारी चीज़ें देख लें, गेस्ट्राइटिस है, कुशिंग सिंड्रोम है, डंपिंग सिंड्रोम है, ये सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस कर लें। थॉरसेंटेसिस जो है वो प्रोसीजर क्या है, इसकी इंडिकेशंस क्या हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या हैं, प्रोसेस किस तरह से होता है। ठीक है, पैरासिंथेसिस क्या है, इंडिकेशंस क्या हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या हैं। ठीक है, ये प्रोसेस में जो है प्रोसेस अगर आपसे पूछ लेते हैं कि प्रोसेस को जो है पैरासिंथेसिस के प्रोसेस को जो है वो आप किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। अभी यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे होंगे उनको जो है वो जनरली ये चीजें मालूम तो होंगी, लेकिन आपको जो है वो ये टर्मिनोलॉजीज मालूम नहीं होंगी। ठीक है, अक्सर क्योंकि जो है हम हॉस्पिटल में जो है वो सिर्फ ये यूज कर रहे होते हैं कि थॉरसेंटेसिस है, कि मींस के प्यूरल टैप जो हम यूज करते हैं। ठीक है, जो प्यूरल टैप करते हैं उसको हम थॉरसेंटेसिस कहते हैं। ठीक है, वो थॉरसेंटेसिस तो है, लेकिन कि जब वहां पे हम एक्यूरेट वर्ड्स जो हैं वो टर्मिनोलॉजीज जो हैं वो यूज नहीं करते हैं अपनी प्रैक्टिस में, तो फिर जो है वो एकदम से हमारे सामने आती है तो हम जो है वो ब्लैंक हो जाते हैं कि अब जो है हमें किस तरह से आंसर करना है या क्या पूछ लिया गया हमसे। लेकिन कि ये हैं सारी बेसिक चीजें हैं कि थॉरसेंटेसिस है, प्यूरल टैप है, और पैरासेंटेसिस है, असाइटिक टैप है। ठीक है, तो इनकी इंडिकेशंस क्या हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या हैं, प्रोसेस को है जो है वो आप किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जाता हूं मैं। तो अच्छा, लास्ट जो मैंने अटेम्प्ट किया था 2020 में स्टाफ नर्स BPS 16 के लिए, तो उसमें जो है वो कोविड-19 के क्वेश्चंस भी पूछे हुए थे उन्होंने, कि कोविड-19 की जो है वो हिस्ट्री क्या थी, कहाँ से इमर्ज हुआ था। करंटली अगर आप देखें तो मॉन्की पॉक्स चला हुआ है। ठीक है, मॉन्की पॉक्स जो है वो उसका जो पैंडेमिक आया है तो उसको पाकिस्तान में जो है वो 2-3 केसेस जो है वो रिपोर्ट हो चुके हैं। तो हो सकता है कि पॉसिबली कि वो मॉन्की पॉक्स का भी जो है वो क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछ सकते हैं कि मॉन्की पॉक्स क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इंडिकेशंस, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं। ठीक है, मैनेजमेंट क्या है, क्या क्या प्रिकॉशनरी मैनेजमेंट जो है वो हम कर सकते हैं। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है, एसिड बेस इम्बैलेंस है, जिसमें जो है वो आप ABGs जो है वो डिस्कस रिवाइज कर लें अपने। ठीक है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, ग्लाइकोमा है, रीनल फेलियर है, कार्डियक फेलियर है, शॉक एंड इट्स टाइप्स, जिसमें जो है वो हाइपोवोलेमिक शॉक है, कार्डियोजेनिक शॉक है। ठीक है, ये सारे के सारे जो हैं वो शॉक जो है वो आप इनको जो है वो सेप्टिक शॉक है। इस तरह के जो है वो शॉक्स, इनकी डेफिनेशंस और जो है साइन एंड सिम्टम्स जो है वो आप याद रख लें। ठीक है। अच्छा, फिर उसके साथ ही जो है इन्फेक्शन कंट्रोल मेथड्स जो हैं उसमें क्या क्या आ जाता है, इन्फेक्शन कंट्रोल मेथड्स क्या हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है हॉस्पिटल का, कि फॉर एग्जांपल के पूरा उनका जो है वो एक ऑर्गेनोग्राम होता है कि किस तरह से हॉस्पिटल जो है वो अपना काम कर रहा है, कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है हॉस्पिटल का क्या है, इसको रिव्यू कर लीजिएगा। ठीक है, इसके साथ ही व्हाट इज फ्रैक्चर एंड डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ट्रैक्शन एप्लीकेशन। ठीक है,
कि ट्रैक्शन एप्लीकेशन जो है वो किस तरह से, कोई फ्रैक्चर पेशेंट होते हैं हमारे पास, जैसे कि नेक ऑफ फीमर फ्रैक्चर्ड होती है, तो उनको जो है हम ट्रैक्शन अप्लाई कर रहे होते हैं, तो ट्रैक्शन अप्लाई करने के लिए जो है उसकी इंडिकेशंस क्या होती हैं, और उसके साथ ही जो है उस प्रोसेस को जो है किस तरह से कंप्लीट किया जाता है, उसको आपने डिस्क्राइब करना होगा। ठीक है। अच्छा, प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट क्या होगी कार्डिक सर्जरी, कोई पेशेंट है, कोई ऐसा क्लाइंट है जिसकी कोई कार्डिक सर्जरी हुई है, के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, या प्री प्री ऑप उसकी केयर क्या होगी, पोस्ट ऑपरेटिव उसकी कार्डिक सर्जरी पेशेंट की जो है वो क्या क्या जो है पॉसिबिलिटी है, और क्या क्या जो है वो प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव कार्डिक सर्जरी पेशेंट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। इसके साथ ही जो है ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरीज हैं, टाइम मेरे पास कम रह गया है। अच्छा, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरीज हैं, टाइप ऑफ सीजर्स हैं, एपिलेप्सी है, पेरेंटल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसमें जो है वो आपके पास आ जाती हैं सारी चीज़ें, आईवी है, इंट्राथेकल है, इंट्राडर्मल है। ठीक है। ये सब क्यूटेनियस है। अदर देन जो है वो आप डायरेक्टली ओरल रूट्स के अलावा जो भी आप मेडिसिन यूज़ कर रहे होते हैं, पेरेंटल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन उसको कहते हैं, कि उसमें जो है वो आप रूट्स वगैरह जो है उनके डिग्रीज जो है वो याद रखें। ठीक है। इसके साथ ही स्ट्रोक्स हैं और इसके टाइप्स हैं, टीबी मैनेजमेंट है, डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है वो कौन से यूज करते हैं, बीएमआई को जो है वो रिपीट कर लीजिएगा कि बीएमआई जो है वो किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, जीसीएस को रिवाइज कर लीजिएगा कि जीसीएस जो है वो उसको किस तरह से हम स्कोर करते हैं, एचआईवी एड्स को देख लीजिएगा, इम्यूनिटी एंड इट्स टाइप्स। ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड्स क्या है, मीजल है, मम्स है, रुबेला है, इंडिकेशन एंड काउंटर इंडिकेशन ऑफ डिजॉक्सिन एंड बीटा ब्लॉकर्स। ठीक है। ये चीजें देख लीजिएगा। इंडिकेशन ऑफ लंबर पंक्चर एंड इट्स कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, कि लंबर पंक्चर का जो प्रोसेस हम करते हैं कि उसकी इंडिकेशंस क्या होती हैं, क्यों किया जाता है, और इसके साथ ही जो है इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, कि पोस्ट प्रोसीजर जो है वो कॉम्प्लिकेशन इसकी लंबर पंक्चर की जो है वो क्या हो सकती हैं। ठीक है। अच्छा, इसके साथ ही न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स, उसमें जो है वो क्वाशकोर बच्चों में जो है वो न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर होता है, एनीमियाज होते हैं, मरासमस होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें रिवाइज कर लीजिएगा। विटामिन डेफिशिएंसीज को देख लीजिएगा कि कौन से विटामिन से, कौन सी डेफिशिएंसी से जो है वो कौन सी डिजीज होती है, कौन से फैट सॉल्युबल विटामिन हैं, वाटर सॉल्युबल जो है विटामिन कौन से हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा। अच्छा, डिफरेंट गेट्स होते हैं, पोस्चर्स होते हैं, वो देख लीजिएगा। ठीक है, कि उसमें डिफरेंट गेट्स को जो है वो आप किस तरह से देख सकते हैं दोबारा। फॉर एग्जांपल के जो पोस्चर्स होते हैं डिफरेंट डिजीजेस में, जैसे कि पार्किंसन डिजीज है। ठीक है, कि वो उसमें डिफरेंट पोस्चर जो है, बॉडी पोस्चर जो है वो चेंज हो जाते हैं, तो उसमें जो है डिफरेंट गेट्स होते हैं, पार्किंसन गेट है, जो है इसके अलावा तीन चार सीजर गेट है, स्पास्टिक गेट है। इस तरह के जो है वो डिफरेंट पोस्चर्स हैं, उनकी डेफिनेशंस याद रखिएगा। ठीक है। गाउट क्या है, इसकी साइन सिम्टम्स क्या हैं, शिजोफ्रेनिया क्या है, इल्यूजन्स क्या हैं, डिल्यूजन्स क्या हैं, हाइपोकैलीमिया, हाइपरकैलीमिया, ये सारी चीज़ें रिवाइज कर लीजिएगा, ये सारी चीज़ें जो है वो याद रखिएगा। तो जनरली मेरे पास यही आपके पास आपके लिए जो है वो टिप्स एंड ट्रिक्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर यहाँ पे अभी आपका कोई क्वेश्चन है तो आई विल बी हैप्पी टू आंसर यू, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। वी हैव ओनली 5 minutes। थैंक यू मंजूर। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हम कैसे हैं आप? ठीक है। बहुत खुशी हुई कि आपने ये सेशन कंडक्ट कर दिया थैंक यू। और बहुत से लोगों ने आप लोगों को ज्वाइन किया है, तो मुझे बहुत ही आई हाईली अप्रिशिएटेड यू। थैंक यू। थैंक यू। डियर मंजूर, लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अच्छा, पीपीटी भी चाहिए। पीपीटी तो मैं दे दूंगा, लेकिन कुछ यहाँ पे रिक्वेस्ट की है कि कॉपी जो है वो किस तरह से बैंड करनी है। आपको कैमरा में क्लियर दिखाई दे रहा है अभी? मगन की रिक्वेस्ट आई है कि सर कॉपी किस तरह से बैंड करनी है।
वीडियो शो हो रही है आपके पास मेरी? इस तरह से आपने दोनों तरफ से जो है कॉपी को बेंड करना है। ठीक है। आ, मेरे लैपटॉप का कैमरा भी इस तरह का है कि पता नहीं आप लोगों को शो हो। ये देख रहे हैं आप, पेज देख रहे हैं? ठीक है। ये पेज आपको दिखाई दे रहा है। आपने इसको एक एक मर्तबा इस तरह से बैंड करना है। ठीक है। ये बैंड हो गया। ठीक है। ये पूरी कॉपी आपकी इस तरह से बैंड हो जाएगी। ठीक है। सेकंड टाइम आपने इसको इस तरह से टर्न करना है। अब टर्न करके दोबारा इस तरफ आपने फोल्ड कर देना है इसको। पूरी कॉपी आपकी जो है आंसर शीट आपकी इस तरह से बैंड हो जाएगी। आपको बार बार मार्जिन लगाने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। इस तरह से दोनों साइड से ऐसे बैंड कर लिया आपने। उसके बाद फिर यहां से आपने ऐसे बैंड कर लिया। ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है आप में अब सेंटर में जो है वो आप अब लिखते जाएंगे यहाँ पे। जी कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। 1 मिनट बाकी बचा है। मीटिंग एंड होने वाली है फिर। अच्छा, लॉन्ग क्वेश्चन देखो, ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन इसमें होते नहीं है यूजुअली। लेकिन जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछे हुए होते हैं उसमें A B C करके उसको सेशंस में जो है वो डिवाइड किया हुआ होता है। फॉर एग्जांपल कुछ टर्मिनोलॉजीज आपने वहां पे एग्जामिनर पूछ सकता है। कुछ टर्म्स आपको डिफाइन करना है तो वो जितनी भी टर्मिनोलॉजीज होंगी उस पे आपको जो है वो कुछ शॉर्ट नोट्स लिखने होंगे, जैसे कि लिवर एब्सिस है, लिवर सिरोसिस है, गेस्ट्राइटिस है, साइन एंड सिम्टम्स क्या है गेस्ट्राइटिस के। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ होगा। तो उस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए वो जो A B C होंगे तो उसको जो है वो एक एक पेज का जो है वो आपने या आधे आधे पेज का जो है वो आपने उस पे एक नोट लिखना होगा।